संख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या में 59.3% लोग कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगे हुए हैं, यानी नियोजित हुए हैं, लगे हुए हैं। कितनी? 59.3%। कुल कार्यशील प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या यानी 18 से 59 साल के जितने लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से 59.3% लोग कृषि और उससे संबंधित कार्यों में ही लगे हुए हैं। अब 59.3 में कितने लोग कृषक हैं और कितने लोग मजदूर हैं, ये भी डेटा याद रखेगा। इनमें से 29% लोग कृषक हैं, यानी 59.3 में से 29% लोग कृषक हैं और 30.3% लोग कृषक श्रमिक हैं, यानी कृषि मजदूर हैं। बात क्लियर? तो कुल मिला के यहाँ दो डाटा मिला। एक तो आपको 59.3% लोग कार्यशील जनसंख्या क्या कृषि में नियोजित है, और इस 59.3 का 29% लोग कृषक हैं और 30.3% लोग कृषक श्रमिक हैं, मजदूर हैं, कृषि में लगे हुए मजदूर लोग हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि आप लोग जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं पढ़ाते जाऊं, उसके बाद जो बीत गया है उसमें क्वेश्चन पूछिए। नया टॉपिक जो भी पढ़ाया है उससे क्वेश्चन प्लीज मत पूछिए, और एक ही क्वेश्चन 20 बच्चा पूछ रहा है। ठीक, अभी जो नहीं पढ़ाया हूं, अब देखिए इसी क्वेश्चन को कितने लोग मुझसे पूछे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में। अब कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजन करने का आधार क्या है, किस आधार पर कृषि जलवायु प्रदेश का विभाजन किया गया है, वो देखिए। तापमान, वर्षा, मृदा के प्रकार यानी मिट्टी के प्रकार, जल और मानव संसाधन, इन आधारों पर बनाया गया है कृषि जलवायु प्रदेश। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि जलवायु प्रदेश बनाने का आधार क्या होता है। तो कृषि जलवायु प्रदेश बनाने का आधार क्या है? तापमान है, वर्षा है, मृदा के प्रकार है, जल है और मानव संसाधन है। ठीक, उत्तर प्रदेश को कुल मिला के 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट फैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछा गया है कई बार, कृषि जलवायु प्रदेश को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग भी इसको रख लीजिएगा। 9 उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश 9 हो गए। ठीक, औसत क्रियाशील जोत का आकार। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, औसत क्रियाशील जोत का आकार मतलब कि प्रति व्यक्ति के पास कितनी भूमि है, उसे औसत कहा जाता है, और क्रियाशील मतलब जुताई की जा रही है उसमें। ठीक, तो अब ध्यान रखिए 0.73 हेक्टेयर औसत क्रियाशील जोत का आकार है, यानी एक व्यक्ति के पास अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो 0.73 हेक्टेयर भूमि है। अगर इसी को हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर इसी को देखें तो 1.08%। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, कि उत्तर प्रदेश के औसत क्रियाशील जोत का आकार राष्ट्रीय स्तर के बराबर है, राष्ट्रीय स्तर से कम है, राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर होगा? राष्ट्रीय स्तर से कम है, क्योंकि औसत क्रियाशील जोत का आकार राष्ट्रीय स्तर पर जो है 1.08% है, 1.08% है। तो आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन वो किस फॉर्मेट में पूछता है, किस तरीके से उसी क्वेश्चन को पूछता है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना है, तो आप बताओगे 0.73 हेक्टेयर। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाएगी और पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश से तुलना की जाएगी, तो आप ध्यान रखिएगा औसत क्रियाशील जोत आकार राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक, चलिए कृषि गणना 2015-16, इसके बाद कृषि गणना होगी तो कहानी आगे बढ़ेगी। अब कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत जो है 80.18% है, 80.18%। अब ध्यान रखिए क्या लाइन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल जोत जितने हैं, जितने भाग पे जुताई की जाती है यानी खेती की जाती है, उसमें कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से कम है। कितनी भूमि ऐसी है, यानी व्यक्ति के पास, प्रति व्यक्ति के पास कितनी भूमि ऐसी है जो 1 हेक्टेयर से कम है। तो आप देखिए 80.18% जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, प्रति व्यक्ति के पास जो जमीन है औसत आकार जो है वो 68% ही है, 68.45% ही है जो 1 हेक्टेयर से कम है। बाकी सबके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, यानी 68.45, 100 में से 68.45 घटा दोगे तो जो बचेगा उनकी भूमि वो 1 हेक्टेयर से अधिक होगी। और यहीं पे अगर उत्तर प्रदेश में किया जाए तो 19.02%, ठीक, 0.2% नहीं, या 19% घटा लीजिएगा 100 में से इसको घटाओगे तो 19% के आसपास आएगा, 8.2%, 19.82% जो है, इतने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। ठीक, 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि केवल 19.82% लोग हैं। बाकी सबके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि, 80.18% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उत्तर प्रदेश में। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ठीक, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए। ठीक, फिर भी अगर नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप लोग कहोगे बताया नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 9 कृषि जलवायु प्रदेश में एक कृषि जलवायु और तराई के क्षेत्र में मैं बताया था कहां से कहानी कहां तक चलती है। फिर भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती आदि। ठीक, इसीलिए आदि कर दिया गया कि और जिले हैं। ठीक, अगर पश्चिम मैदानी क्षेत्र की बात की जाए, यानी पश्चिम मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की बात की जाए, तो इसमें मेरठ मंडल और उसके आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, अगर मध्य पश्चिम मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की बात की जाए
तो इसमें बरेली मुरादाबाद मंडल को शामिल किया जाता है। मत रटिएगा, अगर आपसे ना रटा जाए तो मत रटिएगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना 1% से भी कम है। ठीक। दक्षिण पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो है आगरा मंडल और उसके आसपास का क्षेत्र। मध्य मैदान कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो कानपुर, लखनऊ मंडल और फतेहपुर का क्षेत्र, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और फतेहपुर का क्षेत्र है। बुंदेलखंड प्रदेश जलवायु कृषि प्रदेश की अगर बात की जाए तो झांसी एवं चित्रकूट मंडल के क्षेत्र, झांसी एवं चित्रकूट मंडल के क्षेत्र। अगर उत्तरी पूर्वी मैदान की बात की जाए तो गोरखपुर मंडल के साथ ही गोंडा तक का क्षेत्र, गोरखपुर मंडल पूरा पूरा और गोंडा। अब गोरखपुर मंडल में आ जाएंगे आपके देवरिया, कुशीनगर सब जिले आ जाएंगे। ठीक। अगर पूर्वी मैदानी जलवायु प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी मैदानी जलवायु प्रदेश की बात की जाए तो वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल और प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र। अब वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल तो पूरा पूरा, लेकिन प्रयागराज मंडल का कुछ क्षेत्र आता है इसमें। ठीक। और विंध्य क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश, विंध्य कृषि जलवायु प्रदेश की बात की जाए तो इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र और दक्षिणी प्रयागराज के क्षेत्र आते हैं। तो प्रयागराज मंडल का कुछ क्षेत्र तो आपका पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है और दक्षिणी प्रयागराज का जो क्षेत्र है वो विंध्य कृषि जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कृषि जलवायु प्रदेश, इसमें आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है। आप थोड़ा सा मैप देखे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक, कि कौन सा पूर्वी मैदान में होगा, कौन बुंदेलखंड में होगा, कौन मध्य मैदान में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर? चलिए। है आपको नहीं याद है, आपको बुंदेलखंड वर्ड नहीं पता है, उत्तर पूर्वी मध्य क्षेत्र नहीं पता है, अचानक क्लास में आओगे तो मेरे भाई दिक्कत होगी। तो आप शुरुआत वाली वीडियो मेरे भाई देख लेना एक बार, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ मैं कुछ ऐसा नहीं बताया हूँ कि आपको यहाँ दिक्कत हो पाए। आप जानते हो, आप इसमें ऐसी कोई चीज नहीं बताया हूँ। आप बताइए, मैं ये बताया हूँ कि कितने लोग कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र में हैं, ठीक, कितने उत्तर प्रदेश में कृषक हैं, कितने उत्तर प्रदेश में मजदूर हैं, कुल कार्यशील जनसंख्या का। और कार्यशील जनसंख्या बता दिया 18 से लेकर आपका 59 साल तक का। ठीक है। अब आप बताइए, उसके बाद मैं बताया हूं कि कृषि जलवायु प्रदेश 9 हैं और किस आधार पर कृषि जलवायु प्रदेश का निर्धारण किया जाता है वो भी बताया हूं, तापमान, वर्षा, मृदा के प्रकार और मानो। तो अब इसमें कुछ तो अलग चीज बताया उन्हें, इसमें भी नहीं समझ में आ रहा, तो क्या किया जा सकता है बताओ आप। उसके बाद कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, 9 जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो सारी नाम है 9 कृषि जलवायु प्रदेश, और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये बताया हूं। इसमें कोई समझने वाली चीज है ही नहीं। अब हाँ, अब आपको ये लगता है कि उत्तरी पूर्वी मैदान में गोरखपुर मंडल कैसे याद होगा, तो अगर आप मैप नहीं ध्यान दिए हो तो नहीं याद होगा। और मैं पहले कहा हूं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहेगी, 1%। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना चाहते हो तो इसके लिए जो यूपी का मैप वाला सेक्शन में कराया था वो जरूर कीजिए, क्योंकि वहीं से कहानी बनेगी। आपको तभी आइडिया लग पाएगा कि उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र जैसे ही बात करेगा आपके दिमाग में क्लिक करेगा वो एरिया कौन सा होगा। पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करेगा तो आपको क्लिक करेगा ये एरिया कौन सा होगा। पश्चिमी मैदान की बात करेगा तो आपका दिमाग क्लिक करेगा पश्चिम में कौन सा एरिया होगा, तो अपने आप ये क्लिक करेगा। लेकिन अगर आप यूपी के मैप वाला पार्ट नहीं किए हो तो आपके लिए मुश्किल होना ही होना है। वॉइस कम आ रही है, वॉइस तो प्रॉपर है। तो बात समझ में आई? रिफ्रेश करके दीजिए। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और दो मुझे देखिए, आप कह रहे आवाज कम है, और देखिए मैं आपको आवाज सुना रहा हूँ कितनी आवाज है मेरे मोबाइल में। लेकिन अगर आप यूपी के मैप वाला पार्ट नहीं किए हो तो और आप कह रहे हो आवाज नहीं है, अब इससे अधिक क्या आवाज होगा मेरे भाई? सचिन कह रहे माइक चेंज कीजिए, इतना आवाज सुना दी, आप कितनी तेज आवाज है। दीपक ले लिया भाई। नोट्स कैसे बनाएं? जो चीज है वो लिखते जाइए साथ साथ में, आपको बाद में भी देखने का मौका मिलेगा। अभी चीजों को समझ लीजिए और उसके बाद जो फैक्ट है वो रोक के लिख लीजिए। क्या दिक्कत है आपको? विशाल अभी मेरे भाई भगवान मत बनाओ, इंसान आपका बड़ा भाई हूं बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक, चलिए अब देखिए, अब मुद्दे की बात आती है। उत्तर प्रदेश में रबी, खरीफ और जायद तीनों ही प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है ना कि रबी क्या है, रबी की फसल कब बोई जाती है, और 99% बच्चे यही गलत कर देते हैं। आपको याद करना है कि रबी यानी सूर्य, रबी यानी कि सूर्य। और आप बताइए, सूर्य की जरूरत आपको बहुत कब पड़ती है? आपको कब लगता है भगवान सूर्य खिल के निकल के आए? गर्मी में तो कहोगे भगवान सूर्य छिप जाए, लेकिन सर्दियों के समय क्या कहोगे आप? सर्दियों के समय कहोगे हे भगवान कि सूरज भगवान खिले रहें और भयानक खिले रहें, मजा आ जाए। तो सर्दियों में बोई जाने वाली फसल जो होती है वो रबी की फसल होती है।
सर्दियों में बोई जाने वाली फसल रवि। जब आपको रवि की आवश्यकता पड़ती है, रवि क्या है? सूर्य। रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो जिस समय आपको सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, भगवान बहुत ठंड पड़ रही है, सूर्य भगवान निकल जाओ, क्योंकि कई बार होता है हफ्तों हफ्तों तक सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते, तो क्या कहते हैं भगवान सूर्य निकल जाए, रवि आ जाए। तो रवि कब? सर्दियों में आपको ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। गर्मी में क्या कहोगे आप? हे भगवान छिप जाते थोड़ी देर के लिए, मौसम ठंडा हो जाता। लेकिन यहाँ तो रवि मतलब सूर्य, और सूर्य की जरूरत पड़ती है सर्दियों में, यानी सर्दियों में बोई जाने वाली जो फसलें हैं उन्हें कहा जाता है रवि। यानी जो फसलें सर्दियों में पैदा की जाती हैं उसे कहा जाता है रवि। बात क्लियर हो गई होगी। अब सिंपल सी बात है, रवि पता चल गया तो खरीफ अपने आप पता चल जाएगा, ये गर्मियों वाली फसल हो जाएगी। रवि सर्दियों वाली तो खरीफ गर्मियों वाली, और इनके बीच में जो घूमेगा वो जायद, न यहाँ का न वहां का, बीच का, वो क्या होगा? जायद। तो ये हो गई कहानी रवि खरीफ जायद की। अब बात आती है रवि फसल। रवि फसल की बात अगर मैं करूं तो रवि फसल की जो बुआई की जाती है वो शीत ऋतु के प्रारंभ में। अब आप सभी जानते हो शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है? अक्टूबर। तो शीत ऋतु के प्रारंभ में बुआई शुरू कर दी जाती है, लेकिन कई लोग लेट में खेती करना शुरू करते हैं। तो अक्टूबर से लेके दिसंबर के मध्य तक रवि फसलों की बुआई की जाती है। कारण क्या है कि कई फसलें कम समय में तैयार होती हैं तो वो थोड़ी लेट बोई जाती हैं, कई फसलें ज्यादा ठंड उनको चाहिए होता है तो वो थोड़ी लेट बोई जाती हैं। ठीक, गेहूं थोड़ी पहले बो दी जाती है। इसलिए अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना, अक्टूबर से मध्य दिसंबर यानी लगभग 15 दिसंबर तक रवि की फसल बोई जाती है, यानी शीत ऋतु की फसल है। शीत ऋतु के प्रारंभ से बोना शुरू कर देते हैं और 15 दिसंबर तक बो होकर कहानी समाप्त कर लेते हैं। ठीक, अब इन फसलों को जो औसत तापमान होता है वो कम चाहिए होता है, और सर्दियों में जितनी भी फसलें बोई जाती हैं उसमें जल की भी कम आवश्यकता होती है। तो सर्दी में कम जल वाली फसलें बोई जाती हैं, गर्मियों में अधिक जल वाली, तुलनात्मक रूप से अधिक जल वाली फसलें गर्मी में बोई जाती हैं।